Hello students, a very good morning to all of you. I'm Rashmi Vadwa, Assistant Professor of St. Andrew Institute of Technology and Management. Student, today's topic is DMA and interrupts, memory interfacing, and overview of microcomputer and their building blocks. Students, in this lecture I'm completing Unit 1, and if there is any doubt after this, you can ask. You are free to ask, right? So student, next topic is 8086 microprocessor interrupt. Students, as we discussed in class about the interrupts of 8085 also, so I'm just briefing you about the interrupts of 8085 before the interrupts of 8086. You know the 8085 के interrupts जो थे वो 5 थे बच्चों. That first is trap, second is RST 7.5, third is RST 7.6.5, RST 5.5 and RST, and after that INTR. तो 5 interrupts थे. All these are hardware interrupts. हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्यों थे? बिकॉज जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर था उसमें हमने इसकी पिंस में उन्हें हमने शो किया था. ठीक है. जब हम डिस्कस करते हैं इंटरप्ट्स, चाहे वो 8085 के हैं चाहे 8086 के हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज द व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट. बेसिकली इंटरप्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, और दैट इज टेकन इन पॉजिटिव सेंस और अ नेगेटिव सेंस. आप हमेशा इंटरप्ट को एक नेगेटिव सेंस में नहीं ले सकते. इंटरप्ट इज जस्ट अ मेथड टू क्रिएटिंग अ टेम्परेरी ब्रेक ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अलाउ पेरिफेरल्स टू एक्सेस द माइक्रोप्रोसेसर. जब 8085 के हमने माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट्स पढ़े तो वो 5 थे. ऐसे ही हम 8086 के इंटरप्ट्स पढ़ेंगे तो 8086 के इंटरप्ट्स भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. एंड हार्डवेयर इंटरप्ट फर्दर डिवाइड इनटू मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. बट अगर आपको याद हो, जब हमने 8085 के इंटरप्ट्स डिस्कस किए थे तो भी हमने उसको एक मास्केबल और नॉन मास्केबल कैटेगरी में डिवाइड किया था. कैसे? जो ट्रैप था, आउट ऑफ द 5 इंटरप्ट्स, ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड रिमेनिंग 5, that is RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR, वो हमारे नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट थे, नॉन मास्केबल इंटरप्ट थे. अब बच्चों, तुम्हें मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मास्केबल इंटरप्ट और मास्केबल इंटरप्ट. एक्चुअली ट्रैप अगर नॉन मास्केबल इंटरप्ट था, वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होता है जिसको हम फॉर द टाइमिंग अवॉइड नहीं कर सकते. मास्केबल इंटरप्ट को फॉर द टाइम बिंग हम अवॉइड कर सकते हैं. सो यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इंटरप्ट्स आर ऑफ 2 टाइप इन 8086, that is hardware interrupt and software interrupt, and then hardware is divided into maskable and non maskable. Now see, what do you mean by hardware interrupt? Hardware interrupt is basically caused by a peripheral device by sending a signal through a specified pin to the microprocessor. अब microprocessor के पिन डायग्राम में हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पिन डायग्राम पढ़ाया है, तो उसमें INTR पिन भी है, NMI पिन भी है. तो उस स्पेसिफाइड पिन पे सिग्नल भेजा जाता है. किससे भेजा जाता है? बाय द पेरिफेरल डिवाइस. तो दिस इज द हार्डवेयर इंटरप्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय द पेरिफेरल डिवाइस ऑन अ स्पेसिफाइड पिन. सो 8086 माइक्रोप्रोसेसर के पास 2 हार्डवेयर इंटरप्ट है. मैंने अभी बताया उसके आर्किटेक्चर में, अगर आपको पिन डायग्राम याद हो तो NMI और INTR. तो NMI तो एक मेरा नॉन मास्केबल इंटरप्ट हो जाता है, और INTR जो है मेरा मास्केबल इंटरप्ट है विद अ लो प्रायोरिटी. जब हमने 8085 के माइक्रोप्रोसेसर के इंटरप्ट डिस्कस किए थे तो वहां पे हमने प्रायोरिटीज डिस्कस की थी. ट्रैप जो है उसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, फिर 7.5 की थी, फिर 6.5 की थी, फिर 5.5 की थी, एंड देन INTR की थी. ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा है INTR इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट वे हैविंग अ लोअर प्रायोरिटी. वन मोर इंटरप्ट पिन इज एसोसिएटेड, दैट इज INTA. उसी आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप पिन डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो INTA एक भी पिन थी जिसका मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. नाउ कम टू द व्हाट डू यू मीन बाय NMI एंड INTR मास्केबल इंटरप्ट. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. NMI is a non-maskable interrupt having a higher priority than the maskable interrupt. Yes, because हम इसे avoid नहीं कर सकते तो obviously इसकी higher priority होगी, and it is of type 2 interrupt. अगर हम बात करें what do you mean by type 2, type 1, type 0, तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 के पास इस तरह से 256 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स है. आउट ऑफ 256 इंटरप्ट, इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो अभी हम इसी लेक्चर में इस टॉपिक के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं.
So what happened in NMI when this interrupt is activated? This following step can take place. What are these steps? Complete the current instruction that is in the progress. कंप्लीटिंग इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं जो हमारी करंट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज जो भी प्रोसेस में. देन पुशेस द फ्लैग रजिस्टर वैल्यू टू द स्टैक, फिर हम अपने फ्लैग रजिस्टर में स्टैक वाली वैल्यू रख देते हैं. देन पुश द कोड सेगमेंट वैल्यू एंड आईपी, दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वैल्यू, टू द रिटर्न एड्रेस ऑन द स्टैक. Then IP is loaded with the content of the world location, and that is 0008H fix hai, and then CS is loaded with the content of this location. Then interrupt flag and trap flag is reset to 0. तब हम उसे interrupt को handle करते हैं. Now come to INTR. This INTR is the maskable interrupt because the microprocessor will be interrupt only if interrupts are enabled using set interrupt flag instruction. अब हमने instructions में ये पढ़ी थी कुछ instructions, अगर याद हो तो मैं instructions like भी 86 का डिस्कस कर चुकी हूँ. तो उसमें interrupt flags की भी instructions थी. तो using that interrupt flag instruction हम इन interrupts को ही enable कर सकते हैं, and it should be enabled using clear interrupt flag instruction also. ठीक है. Now next topic is next point is INTR interrupt is activated by input output port, and if the interrupt is enabled and mass NMI is disabled, then the microprocessor first complete the current execution and send 0 to INTA pin twice. Then the first 0 means the INTA yani ki interrupt acknowledgement informs the external device to get ready, and during the second 0 the microprocessor receive the 8-bit फ्रॉम द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर. अब प्रोग्रामेबल इंटरप्ट क्या कंट्रोलर क्या है? PIC बोलते हैं इसे. हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर. तो उसके क्या होता है एक्चुअली, INT पिन के पास 2 बार 000 आता है. पहली 0 का मतलब ये होता है कि INT ने इन्फॉर्म कर दिया है एक्सटर्नल डिवाइस को कि टू गेट रेडी, एंड ड्यूरिंग द सेकेंड 0 द माइक्रोप्रोसेसर रिसीव द 8-bit. तो फिर एक 8-bit का कुछ भी डेटा रिसीव करती है फ्रॉम द PIC, that is programmable interrupt controller. Then the following actions or the following steps going on. First complete the current instruction, then activate INT output and receive the interrupt type. Suppose example के लिए इसमें लिखा है X कोई भी interrupt है. Flag register value, CS value to the return address and IP value to the return address are pushed on the stack. IP value is loaded from the content of word location, and then CS is loaded from the content of next word location. Then interrupt flag and trap flag is set to be 0. Now come to the software flag, software interrupt. इसमें आते हैं हमारे वो 0 to लेके 255 interrupt. Total 256 interrupts are come under this software interrupt. Basically what do you mean by software? देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या डिफरेंस होता है. हार्डवेयर इंटरप्ट वो है जिनको पोजीशन हम कहें एलोकेट की गई है पिन डायग्राम के अंदर. सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं which are inserted at the desired position in the program to create the interrupt. अब वो हम जो यूजर है उसको अपने प्रोग्राम में डाल रहा है. समझ रहे हो आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच के डिफरेंस. These interrupt instruction can be used to test the working of various interrupts handlers. It includes INT, that is interrupt instruction with टाइप नंबर. जैसे मैंने आपको बताया टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, इस तरीके से. तो हम सिर्फ टाइप इनके नाम ही हमारे को करने होते हैं, इनकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती हमने. It is a 2-byte instruction, and first byte provide the opcode and second byte provide the interrupt type number. Interrupt type number means 256 types of interrupt in this group. So when we are starting from a type 0 interrupt, then it starts from 00000H. For type 1 interrupt, it is 0000H, and similarly for type 2 0008 and so on. So first 5 pointer are dedicated interrupt pointers. जैसे अब हम पांचों interrupts अगर discuss करें तो type 0 interrupt is represent the division by 0 situation. Type 1 interrupt represent the single step execution during the debugging of the program. Type 2 interrupt represent the non-maskable interrupt, and type 3 interrupts represent the breakpoint interrupt, and type 4 represent the overflow interrupt. देखिए हमने बात की हमारे पास यहाँ पे 256 इंटरप्ट है, तो 0 to 4 हमने ये डिस्कस कर लिया. एंड द इंटरप्ट फ्रॉम 5 to 31 these are reserved for the other advanced microprocessor, and from 32 to 255 total 256 है, तो 32 to 255 are available for the hardware and software interrupt. Now come to the break 3. कई बार ना सिर्फ नाम से पूछा जाता है what do you mean by break point interrupt or interrupt 3. It is a
one byte instruction having a opcode CCH, and these instructions are inserted into a program so that when the program reaches there, then it stops the normal execution of the program and follows the breakpoint procedure. And the following steps are there for the execution of this interrupt. Flag register value is pushed, जो भी flag register में value होगी हम उसे stack में डालेंगे. Then CS value is return value of the return address and IP address are pushed on the stack. Then IP is loaded with the content of word location, CS is loaded with the content of next word location, and then interrupt flag and trap flag is reset to the 0. Then INTO 0, that is interrupt overflow instruction. This is again one byte instruction and its opcode is CEH. Their opcode for the every instruction is fixed. आपको बुक के लास्ट में भी मिल जाएगा. आपने प्रोग्रामिंग लैब में भी देखा है. हमने जितने भी पढ़े हैं, हमने जितने भी प्रोग्राम किए थे, मैंने उसमें बताया था आपको कि हमारे पास सारे वो फिक्स होते हैं, उनके ऑपकोड और बुक के अंदर लास्ट पेज पे अवेलेबल होते हैं. As a name suggests, it is a conditional interrupt instruction. Then it is a device active only when the overflow flag is set to be 1. हमने जब फ्लैग्स पढ़े थे 886 के, तो वहां पर हमारे पास कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग था. उसमें हमारे पास एक ओवरफ्लो फ्लैग भी था. जब हमारे अर्थमेटिक ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन का रिजल्ट एक्सीड करता है 15 बिट से आगे, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग बंद हो जाता है. तो इट इज एक्टिवेटेड, ये उसी ओवरफ्लो फ्लैग की बात की गई है इसमें. सो इट इज active only when the overflow flag is set to be 1 and branches to the interrupt handler whose interrupt type number is 4. If the overflow flag is reset, then the execution continue to the next instruction, and the following steps are taken in the execution also. Now come to the concept of direct memory access. स्टूडेंट जो भी इंटरप्ट से रिलेटेड था, अगर आपके पास 8086 के इंटरप्ट पूछे जाते हैं तो आपको ये बताना है उसमें. अगर आपसे 885 के इंटरप्ट से पूछे जाते हैं तो आपको 5 इंटरप्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, जो कि हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और उनके मैंने नोट्स में भी उसको डाला है. आप देख लीजिएगा, मैंने नोट्स की PDF भी अपलोड कर दी है. Now come to the concept of direct memory access, DMA. What do you mean by direct memory access? Basically, direct memory access is a concept in which the memory input-output device directly access the memory without the help of microprocessor. So basically, microcomputer system is consisting of 3 blocks, that is microprocessor, memory, and input-output port. अभी मैं diagram में आपको show करूँगी. So the possible data transfer is indicated between this. Between the memory and the microprocessor, data transfer occur by using LDA and STA instructions. ये instructions हम instruction set में पढ़ चुके हैं. LDA is load accumulator, STA is a store accumulator instruction. Between the microprocessor input output port, also data transfer occur by the help of 2 instruction in and out. हमने ये भी इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है. थ्रू DMA डेटा ट्रांसफर, डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड द मेमोरी. सो थर्ड पॉइंट हमने इसके अंदर कवर करना है कि DMA क्या है. डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना मींस डेटा को ट्रांसफर करना इनपुट आउटपुट पोर्ट और मेमोरी के बीच में. आप इस ब्लॉक डायग्राम को देखिए, आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सी, this is memory, this is microprocessor, this is input output ports. So when there is a data transfer between memory and input output, memory and microprocessor, first point. When there is a memory and input output, second point. And when there is a data transfer direct between memory and input output port, that is DMA data transfer. For performing data transfer either between the memory and microprocessor or between input output port and the processor, instruction for the programs are executed such that the data transfer, which are called programmed data transfer and which are already used when a small amount of data transfer is involved in this process. See, one important point is more. Both the microprocessor and the memory are made up of semiconductor chips. This microprocessor and this memory, this is made up of semiconductor chips that work in comparable to electronic speed. So it is not all a problem to transfer the data between microprocessor and memory. इसमें ऐसा नहीं है कि microprocessor से memory और memory और input output के बीच में data transfer करना एक problem है. If a case arises such that the memory is slow than the microprocessor, then the processor used has to insert wait state. No problem other than this can occur. Clear hai? So this is a possible way to transfer the data between memory and microprocessor and input output ports.
Now, come to the overview of microcomputer. See, this is next topic, overview of microcomputer. This is your first topic in first unit, overview of microcomputer and their building blocks. Basically, microcomputer is nothing. It is a combination of five important parts. First is ALU, arithmetic logic unit. Second is memory unit. Third is control unit. Fourth is input output unit, and fifth is fourth is input unit, and fifth is output unit. Student, see, one by one, when we saw their working, then आपको माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 5 definitions को explain करना है. What do you mean by ALU? What do you mean by the CU, memory unit, and input unit, that is IO, that is output unit OU. सो आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करना है. 5 मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय और ओवरव्यू ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. फाइन. बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल relatively inexpensive computer with a microprocessor as its CPU. I am repeating again. What do you mean microprocessor? Microprocessor एक small और a inexpensive computer है with the microprocessor as its CPU. उसके साथ CPU तो होगा as a microprocessor. Make sure. तभी हमने microcomputer का concept यहाँ microprocessor के साथ add किया है. Fine. और माइक्रो कंप्यूटर हमारे 1970s और 1980 में ज़्यादा पॉपुलर हुए थे with the powerful microprocessors के साथ. ठीक है. Now come to you ALU. The arithmetic and logic unit perform the arithmetic operations such as multiplication, division, subtraction or addition, and logical operations such as and or not, XOR needed to carry out the instructions. देखिए ALU हमारा जो है अर्थमेटिक और लॉजिक, नाम से ही है. अर्थमेटिक में आ जाएंगे सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लॉजिकल में आ जाएंगे आपका एंड और नॉट, एक्सोर जो भी ऑपरेशंस होते हैं. Next is CU. Control unit is responsible for fetching instructions from main memory and determining their type. अब main memory और determining their type में हमारा जो है ये आ जाता है. Next is memory unit. MU शायद आएगा. Yes, memory unit. Basically, memory unit is used to store information such as number or a character data. By store we means that memory has the ability to hold this information for processing or outputting at a later time. Basically our memory is divided into two parts. अब देखिए हमारा चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटा कंप्यूटर हो या फिर कुछ और भी चीज हो, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें मेमोरी की क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए. बेसिकली अपनी हम मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यू कैन से दैट. और कई बार हम डिवाइड कर देते हैं रोम एंड रैम. सो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड विद सेमीकंडक्टर मेमोरी, दैट इज रोम एंड रैम. स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रोम एंड रैम? यू नो ना, this is very basic thing. What do you mean by ROM and RAM? Basically ROM, that is read only memory, information is not lost if the power is turned off. RAM, random access memory, information is lost if the power is turned off. Make sure the difference between this. And further we can divide into ROM in 4 or 5 parts, and RAM is divided into 2 parts, that is static and dynamic. And ROM is further divided into mask ROM, PROM, that is programmable read only memory, EPROM, erasable program read only memory, या double EPROM. double E means electrically erasable programmable read only memory. So अगर आप मेमोरी यूनिट में अगर ये सब कोई पॉइंट्स लिखना चाहें एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रोम, रैम, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी. Next point is secondary memory is used for a long term storage of the information, and that is not currently being used as a hard disk, disk or a CD-ROM. Next is IO and OU.
Input unit is used to input the information to be processed from the external input device such as card reader, keyboard, or a switch. And IO, that is output unit, is used to carry output the proceed results of the computer to the external output devices such as printer, monitor, 7-segment display, or LED. So this is all about the overview of microcomputer. And then last topic is microprocessor input output interfacing. Students, what do you mean by interfacing? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेसिंग है क्या. Interfacing is a path of communication between the two components. बेसिकली इंटरफेसिंग टू टाइप्स की होती है, एक मेमोरी इंटरफेसिंग या इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग. आपके सिलेबस में है कि ओवरव्यू या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग की मेमोरी इंटरफेसिंग होती क्या है. ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि मेमोरी इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग क्या है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है और क्लास में हमने मेमोरी इंटरफेसिंग के 2 एग्जांपल्स किए थे. मेरे लिए स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं था उन एग्जांपल्स को करना, क्योंकि उसके लिए हमारे को हार्डवेयर भी चाहिए, वो ब्लॉक डायग्राम भी चाहिए, डिकोडर एनकोडर भी चाहिए. तो मैंने वो क्लास में आपको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे समझाए थे. फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना वो मेमोरी इंटरफेसिंग के एग्जांपल्स. नाउ what do you mean by memory interfacing? When we are executing any instruction, we need the microprocessor to access the memory for reading instruction codes and data stored in the memory. For this, both the memory and the microprocessor required some signals to read from and write to the registers. Basically, there are the two types of methods of communication in this microprocessor, serial and parallel. We discuss after this interfacing. Next is input output interfacing. क्या होती है? When there is a various communication devices like keyboard, mouse, printer, so we need to interface the keyboard and other devices with the microprocessor by using latches and buffer. This type of interfacing is known as input output interfacing. So this is a block diagram for memory and input output interfacing. You can see this is your microprocessor. यहाँ से आपका microprocessor connected है. This is your address bus, data bus and control bus. You know the address bus, data bus and control bus because in the first और second lecture मैंने microprocessor का architecture define किया था, उसमें हमने discuss किया था address bus, data bus and control bus. And you can see through this buses we can interface your memory and through this we can interface your input output devices. This is a block diagram for this. Next, हमें अगर 8085 के साथ हमने इंटरफेसिंग करनी है तो हमारे पास कौन कौन सी पिंस यूज होती हैं? A8 to A15, AD7 से AD0, lower and a higher address bus and data bus. ALE, address latch enable. RD stands for read bar. WR stands for write bar. Sorry, write only, no bar. Read and write. And next pin is ready. These are the pins यूज फॉर इंटरफेसिंग. और 8086 की जब हमने इंटरफेसिंग की थी क्लास में तो मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 2k into 8, 4k into 8. आप क्लास के वो लेक्चर्स आप देख सकते हो जो मैंने आपको दिए थे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड देयर इज अ टू वे ऑफ कम्युनिकेशन microprocessor with the outside world, that is serial and parallel. Serial communication is that type of communication interface in which the interface gets a single byte of data from the microprocessor and sends it sends bit by bit to the other system serially and vice versa. But in parallel communication or a parallel communication interface, the interface gets a byte of data from the microprocessor and send it bit by bit to the other system in a simultaneously or in parallel fashion. नेम से क्लियर है, उसमें bit by bit send होगा serially और इसमें bit by bit send होगा data by in parallel fashion and vice versa. ठीक है. So up to this lecture I am completing my unit 1. In next lecture we will discuss about the unit 2. So students, if any doubt up to unit 1 you are free to ask. Thank you students, thank you so much.